स्वागत है आप लोग का बेहो कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 बीएसटी का चैप्टर नंबर ऑर्गेनाइजिंग, जो आपका 5th चैप्टर है। उसके एमसीक्यू देखेंगे और इससे जो भी थ्योरी क्वेश्चन बन सकते हैं 2 नंबर या 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, वो आज हम लोग बात करेंगे। तो बीएसटी का जो है 3 साल का, पिछला 3 साल 2018, 19 और 20 का हमने जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे एमसीक्यू 2020, 19 और 18 में, उसका हम लोग सॉल्यूशन करा दिए हैं। तो आप लोग जाइए हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट होगा बीएसटी क्लास 12, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन कर लीजिए, रिपीटेड होते हैं और ज़रूर पूछे जाते हैं। और ये बुक के क्वेश्चन जितने भी मैं करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज, तो ये सब कर लीजिए, आपका सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। आपको 3 साल का पिछला क्वेश्चन देख लेना और बुक में जितने एमसीक्यू दिए वो एमसीक्यू का पक्का हो जाएगा। और थ्योरी हम करवा रहे हैं, और फिर मैं एक वीडियो लाऊंगा, उसमें इंपॉर्टेंट थ्योरी भी दे दूँगा, जो कि 2 नंबर या 5 नंबर में जो पूछे जाते हैं आप लोगों को कन्फर्म आएंगे। तो चिंता नहीं करना, बस आप लोग क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। तो आइए शुरू करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन स्टेप आर, आंसर हो जाएगा डी। सब नोट करते जाइए। अकॉर्डिंग टू कुंट ओ डूनाल्ड द ऑर्गेनाइजेशन स्टेप आर 7। ऐसे देखिए 8 है, बट अगर किसी ऑथर ने कहा है तो 7 है, याद करिएगा। इन एन इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये सब ये जो क्वेश्चन है ना, ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर 20 या 19 का पेपर में मैंने करवाया था, तो मुझे याद है कि ये दोनों पूछे गए थे। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग कर लीजिए। रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिवेंट बिजनेस परफॉर्मेंस अप टू द एक्सटेंट दैट इज डिस्ट्रॉय इट। दिस स्टेटमेंट कौन दिया है? ड्रंकर ने दिया है। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व ऑल दी एबव। देयर इज नो डिसिप्लिन किस में होता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले प्लानिंग हो गया, आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट का जितना भी इन 3 सब चैप्टर का भी हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए, तो भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। देयर इज नॉट फेवरेटिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन, किस में? फॉर्मल। डिपेंड ऑन द स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉय, इनफॉर्मल। इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑथोरिटी आर नन ऑफ द एबव। ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकल फॉर्म, informal. Delegation can be done by authority. Responsibility is of officer, हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। Authority cannot be delegated. Secret work। देख सकते हैं ये दोनों क्वेश्चन बीएससीबी ने 2016 में पूछा है, तो इम्पोर्टेंट तो है ना। मैनेजमेंट itself expand through delegation. Delegation of authority means delegation of subordinate of work and related authority, आंसर हो जाएगा डी। In a large size enterprise, delegation is compulsory. Effective delegation, it is necessary to have all the above. For delegation to be effective, it is essential that responsibility is accompanied with necessary, answer हो जाएगा authority. Which of the following is not element of delegation, answer हो जाएगा D. A network of social relationship that arise spontaneous due to interaction at work is called, 2 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। Which of the following does not follow the scale chain, 3 का आंसर हो जाएगा डी। A tall structure has a, 4 का आंसर। Narrow span of management। Centralization refers to, 5 का आंसर। Retention of decision making authority, 5 का ए। 6 number, for delegation to be effective, it is essential that response be accompanied with necessary, 6 का आंसर ए हो जाएगा। span of management refers to, 7 का आंसर सी। number of subordinate under a superior। the form of organization known for give rise to rumor is called, 8 का आंसर हो जाएगा informal organization। grouping of activity on the basis of product line इज ए पार्ट ऑफ, 9 का आंसर हो जाएगा बी, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। 10 नंबर, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इज ए पार्ट ऑफ। बताइए 10 का आंसर क्या होगा आप लोग? 10 का आंसर हो जाएगा सी, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑब्जेक्टिव जितने भी थे इस चैप्टर के हमने कर लिए। नाउ अब थ्योरी की बात होती है, तो आज हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं। आइए, इससे पहला क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये पूछेगा। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। द टर्म ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड इन द सेंस
फर्स्टली एज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज आर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला तो भाई कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, सही बात है, ऑर्गेनाइजिंग इज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और इट इज ए आर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इट मीन्स आइडेंटिफाइंग, ग्रुपिंग एंड असाइनिंग एक्टिविटी नेसेसरी टू अचीव द डिजायर ऑब्जेक्टिव। इतना आप लिख देंगे ना तो बहुत है, सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है 2 नंबर के लिए। और इसमें आपको क्या करना होगा, 2 नंबर का मान लीजिए क्वेश्चन आ गया व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक याद कर लीजिए और उसके बाद इसका जो इम्पोर्टेंट है 2-3 लाइन वो भी लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। इतना लिखना ही है और फिर इसका इम्पोर्टेंट भी, ऑर्गेनाइजिंग का इम्पोर्टेंट भी 2-3 लाइन लिख देंगे तो कम से कम 7 से 8 लाइन आपको लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब यहाँ पर डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिया हुआ है, एन आइडेंटिफाइंग ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रीब्यूट देयर इफोर्ट टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ गोल इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। सिंपल डिफिनीशन है, तो ऊपर जितना बताया और इसको लर्न कर लीजिए तो हो गया आपका ऑर्गेनाइजिंग का डिफिनीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, डिस्कस एलिमेंट ऑफ डिलीगेशन। डिलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी जो होता है उसका एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट ऑफ डिलीगेशन। तो आइए आंसर देखते हैं। पहला जो एलिमेंट है वो ऑथोरिटी, तो आपको ऑथोरिटी याद करना है। कुछ इस पर लाइन लिखना होगा कि पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन इन ऑर्डर टू गाइड द एक्टिविटी ऑफ अदर इज कॉल्ड ऑथोरिटी। इतना भी ऑथोरिटी दे देंगे तो ऑथोरिटी का काम हो जाएगा। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या पढ़ रहे हैं, एलिमेंट ऑफ डिलीगेशन। इट मे बी डिफाइंड एज ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म assigned duty. It arises from the superior subordinate relationship in the organization. थर्ड आता है accountability, ये सब क्या है, एलिमेंट ऑफ डिलीगेशन। When a superior assigns some work to subordinate, he is answerable to his superior for its success or failure of one work before one superior। तो सभी को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आएगा, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। समझ रहे हैं ना, इस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको करवा रहे हैं, तो नोट कर लीजिए सबको, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर ये PDF डाउनलोड कर लीजिए और PDF को लर्न कीजिए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या ऑर्गेनाइजेशन का स्टेप है, तो कैसे लिखेंगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोज। पहला स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन पे आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लर्न करना है। नेक्स्ट रोल clarity, the process of organization clearly define the job of manager and non-manager. What task and activity shall be carried out of particular job is clearly spelled out quite often in a written document called job descriptive. तो रोल क्रिएटिव हो गया। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट, क्लासीफाइंग ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजिंग। हम लोग क्या देखते हैं कि डिलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी भी देखते हैं, यानी ऑथोरिटी का यहाँ पर और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ ट्रांसफ़र होता है सबऑर्डिनेट से सुपीरियर। हमारे जो सबऑर्डिनेट होते हैं ना, सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर जो भी है वो सबऑर्डिनेट को अपना पावर देते हैं। तो यहाँ आप लोग नोट कर लीजिएगा। नाउ अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है कि ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, हम लोग क्या करते हैं वर्क को डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टास्क, और जैसे कि सबऑर्डिनेट सुपीरियर हमारे पास सबके को स्किल के बेसिस पे भी हम लोग उनको टास्क देते हैं। तो यहाँ अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ टास्क हो जाता है। तो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अवॉइड करता है डुप्लीकेशन ऑफ टास्क। तो अवॉइडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ टास्क मतलब कि एक ही काम 2 बार नहीं हो जाए, उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लीजिए, सिंपल है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन के लिए। आई होप आपको कोऑर्डिनेशन का डिफाइन याद होगा, नहीं याद है तो आप यहाँ पर लिख सकते थे। द ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन द सेंस दैट क्लियरली शो हु कैन एक्सरसाइज ऑथोरिटी ओवर हुम टू ब्रिंग हार्मोनी ऑफ वर्क। तो यहाँ तक एंड यूनिट ऑफ एफर्ट्स ऑफ पीपल, तो यहाँ तक आप याद कर लीजिए कोऑर्डिनेशन का। सब याद तो करना ही होगा ना आपको, हम तो बस इंपॉर्टेंट बता सकते हैं, बस लर्न आपको करना ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डिलीगेशन इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डिलीगेशन इज व्हाई नेसेसरी। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सॉल्यूशन बहुत लंबा है। पहला इसका आप लिखेंगे, रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए डिलीगेशन क्यों नेसेसरी है भाई, डिलीगेशन मैंने बोला कि आपका जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है ना, वो अपना जो ऑथोरिटी है वो डिलीगेट कर देता है लोअर लेवल मैनेजमेंट पे। यानी कि अगर
आपके सुपरवाइजर जो है वो सबऑर्डिनेट को अपना काम देते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बोला रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो वो रिड्यूस कर दिया, वो बर्डन किस पर आ गया सर, वो बर्डन और अथॉरिटी जो है पास कर देते हैं, पास द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिफरेंट लेवल एंड दे बिकम फ्री टू कंसंट्रेट एंड इम्पोर्टेंट इशू पर वो अपना चर्चा कर ले। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। नाउ इम्प्रूव मोटिवेशन भी मिलता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन लोअर लेवल एम्प्लॉय और इनकरेज होते हैं ना, लोअर लेवल एम्प्लॉय को आप काम दे रहे हो, आप डिलीगेट कर रहे हो अपनी अथॉरिटी को, अपने टास्क को, तो ये क्या करता है कि मोटिवेशन देता है उन लोगों को, इनकरेज करता है लोअर लेवल आदमी को। ठीक है, इम्प्रूव टीम वर्क भी इम्प्रूव होता है क्योंकि सब मिलजुल के काम करते हैं, तो सब याद कर लीजिए, कोई आपको उतना ज़्यादा नहीं देखना, यहाँ तक याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आपको कोई चिंता नहीं, जितना मैंने बताया उतना पहले। और ये क्विक डिसीजन भी होता है, डिलीगेशन क्यों नेसेसरी है भाई, तो ये भी क्विक डिसीजन होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग ले पाते हैं। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिलीगेशन। तो मैंने यहाँ राम कहानी लिखी है, तो राम कहानी क्या लिखी है सर, मैंने क्या लिखा कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो सेंट्रलाइजेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑथोरिटी एंड पावर इन द हैंड ऑफ फ्यू टॉप लेवल मैनेजमेंट। ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑफ लोअर लेवल आर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। तो ये कायदे से मैंने क्या किया कि सेंट्रलाइजेशन का डिफिनीशन लिख दिया, आप यहाँ तक लिख देंगे तो काम चल जाएगा आपका। और यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स पुशिंग डाउन द अथॉरिटी एट द लोअर लेवल मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब वही डिलीगेशन भैया, कि टॉप लेवल मैनेजमेंट अपनी अथॉरिटी को लोअर लेवल मैनेजमेंट को पुश कर रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। और ये अब आपको क्या याद करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ। सर आप नंबर तो मिलेगा नहीं, अगर ये क्वेश्चन आ जाए 5 नंबर में तो हमें नंबर मिलेगा, जी नहीं, इतना लिखने से नहीं मिलेगा। आगे आते हैं, आगे मैंने आप लोगों के लिए यहाँ फ्रेश चार्ट बनवाया है सेंट्रलाइजेशन। और देखिए राइटिंग हो सकती है थोड़ी ख़राब हो, बट हमारी टीम लगी हुई है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा स्पीड में लिखना पड़ता है, नोट्स बना रहे हैं आपके लिए। हम ऐसे नहीं कि हम कहीं से भी उठा लिए, हम लोग किताब में देखते हैं और फिर हम लोग कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन का हमने आपके लिए नोट बनाया है। तो हो सकता है राइटिंग थोड़ा ख़राब हो, इसलिए मैं पढ़ के ही बता रहा हूँ, और आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। सॉरी फॉर दैट, राइटिंग का कोई इशू नहीं है, बट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए और आंसर भी हम बता रहे हैं, नहीं तो आंसर आप किताब से देख सकते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या अंतर है भैया, अंतर ये है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटीज इन हैंड ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट बट डिलीगेशन इन द लोअर लेवल, समझ गए ना, डिलीगेशन लोअर लेवल। इट इंक्रीज द बर्डन ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव, इट रिड्यूस बर्डन ऑफ टॉप, क्यों, क्योंकि डिलीगेशन में अपन ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन सेंट्रलाइजेशन में नहीं होता है ऐसा। इट हैम्पर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट फैसिलिटेट ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, it doesn't facilitate executive to specialization as they work as they have to look after so many things, और it facilitate specialization। यहाँ देखिए, यहाँ पर स्पेशलाइजेशन नहीं होता है और यहाँ पर स्पेशलाइजेशन होता है, बस यही अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द नेचर एंड पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या और ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, आइए देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सही बात है। It is the essential for achievement of organization objective। Organization is done to relation of all other function of management, प्लानिंग स्टाफ। देखिए कुल मिला के मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है, आपको ये लाइन याद करनी है, उसके बाद हो सके तो मैनेजमेंट का डिफाइन भी लिख दोगे ना तो नंबर 100% मिलेगा, समझ गए ना। इतना आपको नहीं याद हो रहा है तो मैनेजमेंट का डिफाइन भी लिख सकते हो। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ही परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर, ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है और छोटा और सबसे मतलब सटीक पॉइंट है। ये पॉइंट आप एग्जाम में जब भी लिखें, देखिए एग्जाम में जब आप लिखें तो इसी तरह से अंडरलाइन कीजिए, और यहाँ पर हो सके ना तो जैसे कि आप ऑर्गेनाइजिंग इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, जो मेन वर्ड है जिस पर एग्जामिनर का लाइन जाए वही। अब जैसे कि ये लाइन मैंने लिख दिया तो इसको सीधे मैं इस तरह से अंडरलाइन कर दूंगा एग्जाम में, ताकि वो देखे ना तो वो सीधा नंबर दे, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजिंग का पर्पस क्या, ऑर्गेनाइजिंग इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हम क्रिएट करेंगे तो ऑब्जेक्टिव होगा, यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा याद नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आधा भी याद करने की कोशिश कीजिए। ऑर्गेनाइजिंग क्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप, ये आपको याद करना होगा। ऑर्गेनाइजिंग इज ए प्रोसेस, भाई पता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है, इट इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए किस तरह से हमने लिखा है,
इट इज़ नॉट वन स्टेप ऑफ फंक्शन मैनेजर आर कंटिन्यूसली इंगेज इन ऑर्गेनाइजिंग। मैनेजर तो हमेशा ऑर्गेनाइजिंग में इंगेज रहता है। एंड रीऑर्गेनाइजिंग द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बिकम क्लियर। भैया क्वेश्चन था ना पर्पस क्या है, तो पर्पस है स्पेशलाइजेशन, रोल क्लियरिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑथोरिटी एंड अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। सर ये तो इम्पोर्टेंट है जी, हाँ बस आपको चिपका देना है। अरे इम्पोर्टेंट ही पर्पस है, समझ गए ना बस। तो आज का ख़त्म होता है क्लास। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्या देखेंगे भाई, स्टाफिंग देखेंगे। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और लाइक का बटन दबा के ठोकिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।